कहानी है अपराजिता। घर में बड़ी चहल पहल है। घड़ी घड़ी नौकरों को निर्देश दिए जा रहे हैं। हर आवाज पर भागी भागी फिरती रिद्धिमा का जी हलकान है। ताईजी सवेरे से कभी अमावट रखवा रही है, कभी ताजे दशहरी और चौसा आमरस के लिए भिगोए जा रहे हैं। दोपहर के खाने में 3 तरह की तरकारी और 2 तरह की दालें पकवाई गई है। साथ में सोया पुलाव, खीर, पूरी, रायता, पापड़ और जाने क्या क्या। दीपेश घर आ रहा है। सब उसकी पसंद का होना चाहिए। दीपेश मेरा भाई है। ताईजी की तपस्याओं का प्रतिफल उनका दत्तक पुत्र, जिसे उन्होंने चौधरी जी से ज्यादा काबिल डॉक्टर बनाने के लिए हृदय पर मनोपत्थर रखकर परदेश भेजा था, आज 8 बरस बाद गांव आ रहा है। मेरे विवाह के समय ससुराल पक्ष की मांग पर विवाह स्थल चंडीगढ़ नियत हुआ था, इसलिए उस समय भी दीपेश का गांव आना संभव न हो सका था। ताईजी की खुशी उनके मुस्कान से फड़कते अधरों और व्यग्र स्वर से बहसी रही है। इतना प्रसन्न उन्हें आखिरी बार कब देखा था, याद नहीं आता। 11:15 बजे जैसे ही अहाते में जीप रुकी, कुछ देर के लिए द्वार से आंगन तक जैसे ईश्वर के बनाए लगभग हर मानवीय भाव की बाढ़ आ गई। मिलने मिलाने, रोने गाने और नजर उतारने के बाद श्रीमान को ठूस ठूस कर खिलाया गया। मैं उसकी हालत पर हंसती रही। विवाह के बाद ताईजी का यह प्रेम साल में 1-2 बार मेरे और आतिश जी के हिस्से भी आता है। सारी दोपहर हम सबसे खूब बतियाने और लंबी तानकर सोने के बाद शाम को दीपेश ने अपने बैग से एक सुंदर सा नीला शाल निकाला। ताईजी से बोला, जरा चौधराई नैया को प्रणाम करके आता हूँ। ताईजी का सारा उल्लास बुझ गया। पहले उसे रोका, न मानने पर डपट दिया। सुन लो लल्ला, उस टोनी डायन के घर के आसपास भी गए तो ठीक नहीं होगा। दीपेश आंगन में हतप्रभ सा खड़ा रह गया, फिर सिर झुकाए छत पर चला गया। उसे तो पता भी नहीं कि बीते सालों में यहाँ क्या क्या हो गया था। बर्फ मिला, ठंडा ठंडा आमरस तैयार था। ताईजी के चेहरे से खिंचाव अब तक झलक रहा था, पर हृदय का वात्सल्य कहाँ चला जाता। मुझसे बोले, जा शुचि, भैया को आमरस दिया, कब से छत पर बैठा है। मैं गिलास लेकर छत पर पहुंची। उदास दीपेश मुंडेर पर बैठा चौधरी जी की हवेली की ओर एकटक ताक रहा था। मेरी आहट पर प्रकृतिस्थ हुआ और सीधे पूछ बैठा, यहाँ सबको क्या हो गया है दीदी। मैं सवेरे ही अय्या से मिल लेता, पर रजत ने उनकी बगिया के पास जीप रोकने से मना कर दिया। वहाँ बाढ़ भी घेरा हुआ है, और ताईजी ने उनके बारे में इतनी गलत बात क्यों कही। तुम बहुत सालों बाद आए हो ना, इसलिए ये सब देखकर परेशान हो गए। कुछ दिनों में समझ जाओगे। लो अपना फेवरेट आमरस पियो। बेमन से गिलास उठाकर दीपेश बोला, मैं किसी और से ज्यादा तुम्हें जानता हूँ। बताओ, यहाँ आखिर चल क्या रहा है। मुझे चुप देखकर फिर बोला, दीदी, अय्या अक्सर कहती थी कि अपनी ही खातिर जिए तो क्या जिए, जी सके तो जी हजारों के लिए। वो मेरी प्रेरणा है। मैं कभी नहीं भूला कि मेरे गांव में किसी के बीमार पड़ने पर कच्चा रास्ता पार करके 18 किलोमीटर दूर शहर ले जाना पड़ता है। नीम हकीमों के कारण कितने ही लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इसलिए शहरी चकाचौंध मुझे आकर्षित न कर सकी। मैं यहीं एक अस्पताल शुरू करना चाहता हूँ, पर यहाँ का माहौल ऐसा क्यों है। उसके इस सवाल पर मैं चुप न रह सकी और यादें शब्दों का रूप लेकर हवाओं पर बह चली। किसी जमाने में चौधरी जी के परिवार से हमारे दादाजी की गहरी छिनती थी। फिर गांव गांव में प्रधानी के इलेक्शन ने तलखियां बो दी और संबंधों में वह बात न रही। बड़कौ चौधरी अपने एकमात्र पुत्र को डॉक्टर बनाने का सपना पूरा करते करते धरती से अपने दिन समेट गए। और महेंद्र चौधरी जब 2 साल बाद पढ़ाई पूरी कर घर लौटे तो हमारे दादाजी के हृदयाघात की खबर पाकर भी आधे घंटे बाद पहुंचे, क्योंकि सवेरे सवेरे लुंगी बनियान में बाहर निकलना उनकी शान के खिलाफ था, और टिमटाम में समय लगना ही था। मृत्यु ने भला किसकी प्रतीक्षा की है। उनके आने तक दादाजी का शरीर ठंडा पड़ चुका था। दादी रोते रोते खींचकर बोली, अब का आए हो डॉक्टरी दिखावें। अरे जे अपने बाप के मरे ना आवाते हमरे दुख पर काहे दौड़ी। और चौधरी जी के तुनक कर लौट जाने के साथ ही हमारे परिवारों के संबंध समाप्त हो गए। इसी बीच चौधरी जी का विवाह अपराजिता चित्रा से हो गया। करोड़पति पिता के व्यापार में घाटे के कारण दिवालिया हो जाने से सुमुखी अपराजिता का कलकत्ते वाला रिश्ता टूट गया था। पिता यह आघात झेल न सके। सदा रविंद्र संगीत गुनगुनाती रहने वाली मां गहरे सदमे में चुप हो गई।
मामाजी ने सूझबूझ दिखाते हुए उसी मुहूर्त पर अपनी ससुराल की दूर की रिश्तेदारी में चौधरी परिवार खोज लिया। और 15 दिन के अंदर बेला के फूल सी सुंदरी अपराजिता, शालिग्राम के पत्थर जैसे महेंद्र चौधरी की अर्धांगिनी बन सारे गांव में छोटकी चौधराइन के नाम से प्रसिद्ध हो गई। बड़ी गोरी चिट्टी है दुल्हन, अंखिया देखो जैसे साक्षात दुर्गा महारानी, बंगाल की है दैया, सुंदर तो होगी ही वह। मुंह दिखाई के रुपये आशीर्वचन, प्रशंसा और रश्क में सने हुए नववधू के आंचल में धरे जा रहे थे कि महिमा मुखियाइन ने घोषणा की, आसपास के 10 गांव में ऐसी सुंदरी वधू कहीं नहीं। मुखियाइन जी से खार खाने वाली मीरा सेन बात काटने का यह मौका कैसे छोड़ सकती थी। तड़ से आंख नचाकर बड़की चौधराइन से पूछ बैठी, बंगाल में तो दुल्हन का दहेज देने का रिवाज होता है ना? कहिए, आप कितने में बहुरिया लाईं? सभा में सन्नाटा छा गया। कृत व्यक्ति वस्तु कितनी ही कीमती हो, लेकिन जिसका मोल लग जाए उसका कैसा सम्मान। जो लोक नियम, व्यक्ति या व्यवहार अपने से अलग हो, वह चाहे अच्छा हो या बुरा, बिना उसका स्वरूप जाने सिरे से नकार देना ही तो भारत के आम जन मन की रीत है। विवाह के कुछ दिन बाद ही चौधरी जी प्रैक्टिस करने दिल्ली चले गए थे। पहले हफ्तों में लौटने का क्रम चला, फिर सफलता आने के साथ घर वापसी के दिनों में कटौती होती गई। चौधराइन राह तकती रहती, अश्रुसिक्त लंबे पत्र लिखकर लौट आने या साथ ले चलने की याचना करती, लेकिन महेंद्र चौधरी को कोई फर्क न पड़ता। यहाँ सुनी हवेली काटने दौड़ती। गांव में ये चर्चे भी उड़ने लगे कि चौधरी जी किसी साथी डॉक्टरनी के साथ रहने लगे हैं। पता नहीं यह बात कितनी सत्य थी, पर यहाँ चौधराइन का जीना दूभर था। मलान रहती तो सास के ताने, जरा चटक पहन ओढ़ लेती तो भी सास के ताने, बाकी कसर पूरी करने को ननको फुआ थी ही। करीब 2 साल चिक चिक सहने के बाद चौधराइन ने धीरे धीरे स्वयं को संभाला। खेतीबाड़ी का हिसाब रखने लगी। तालाब में सिंघाड़े की खेती का ठेका उठा दिया और बगिया में आम की नई पौध भी रोपी गई। बगिया के द्वार गांव के हर बच्चे के लिए खुले थे, जहां हम जितना मर्जी खेलें और आम खाएं। हर शनिवार की शाम चौधराइन ऋतु अनुसार थाल भर लाई गुड़ या मक्के चने का भूजा लिए हाथे से निकलती और बाल मंडली सज जाती। वे हम सब बच्चों से खूब बतियाती, स्कूल में सिखाए सबक पूछती। उनकी कृपा से बाल मंडली के हर बच्चे को हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत में बहुत से फल फूल, सब्जियों, जानवरों और पक्षियों के नाम, शब्दों के अर्थ और पर्याय आदि खेल खेल में याद हो गए। कविताओं, कहानियों और श्लोकों की तो बात ही क्या, उन्होंने हमें अंग्रेजी के बहुत से सरल वाक्य भी सिखाए। मुझे याद है, एक शाम जब करण ने कुएं पर चौपाल लगाए बैठी अपनी अम्मा से कहा था, What are you doing here, अम्मा? Please come home and give me some food. तो बेचारी जानकी काकी कैसे झेपकर नासपीटी अंग्रेजी जुबान को गरियाने लगी थी। चौधराइन के सानिध्य के लालच में तल्ख पारिवारिक संबंधों के बाद भी हम दोनों भाई बहन ताईजी से छिपकर शनिवार को बालमंडली में पहुंच ही जाते थे। सारे बच्चों की तरह हम भी उन्हें अय्या यानी छोटी माँ बुलाते थे। वहीं एक दिन चौधराइन अय्या ने घायल पिल्ले के घावों पर नीम की पत्तियां पीसकर लगा रहे दीपेश को डॉक्टर बनने का लक्ष्य दिखाया था, जिसे बाद में चौधरी जी के दम्भ और दीपेश की लगन देख ताईजी ने अपना ध्येय बना लिया। कुछ साल बाद पिताजी के स्थानांतरण के कारण शांति माँ के साथ दीपेश हैदराबाद चला गया। मैं ताईजी के पास रह गई क्योंकि विमाता से 1000 गुना अधिक स्नेह मुझे ताईजी करती थी। वे दीपेश को भी न जाने देती, लेकिन डॉक्टर बनने के लिए उच्च कोटि की शिक्षा आवश्यक थी। मुझे अय्या बहुत अच्छी लगती थी। उनकी हर बात, उनकी बंगाली ढंग से बंधी साड़ी, उनकी आवाज, बातों के बीच अनायास आ जाने वाले बांग्ला शब्द। मैंने हंसकर एक नीला फूल उनके बड़े से जूड़े में लगा दिया और देखा, अचानक उनकी बड़ी बड़ी आंखों में काजल से भी गहरी तरल उदासी तैर गई। चौधराइन अय्या का हाथ लगते ही प्रकृति जैसे बाहें खोलकर चौधरी जी के हाथे में ऐश्वर्य बरसाने लगी थी। तरह तरह के मौसमी फल, फूल और सब्जियां 12 मास अपनी छटा बिखेरते, अधिकांश बांटे ही जाते। ननको फुआ को साथ लिए चौधराइन जब गोल बिंदी लगाए अपने खेतों के निरीक्षण के लिए निकलती, तो साक्षात उलूकवाहना लक्ष्मी प्रतीत होती। हमारे वज्र देहात में इस रूप, गुण, ज्ञान और वैभव से द्वेष रखने वाले भी कम न थे। जल्द ही एक मौका मिल गया। एक दिन बगिया घूमने निकली बड़की माई, यानी चौधराइन अय्या की सास को सांप ने डस लिया। हालत बहुत बिगड़ने लगी। गांव में हल्ला हुआ। राजश्री चाची ने कहा, बड़की माई को डसकर तो सांप भी न बचा होगा।
महिला मंडली आंचल से मुंह दाबकर खिखिया उठी। चौधरी जी के हाथे में भीड़ जमा हो गई। चौधराइन आंसू भरी आंखें लिए विष उतारने के सब लोकसंभव उपाय किए जा रही थी। किसी ने बताया प्रताप साहू की दुकान पर सवेरे नंदन बैठा था। क्या पता अभी वहीं मिल जाए। आसपास के कई गांवों में लोग कहते थे कि नंदन लोगों को भोलेनाथ का वरदान प्राप्त है। उन्हें गर यानी विष नहीं चढ़ता। ऐसे में क्षेत्र के एकमात्र ओझा यायावर सदासुख नंदन के प्रति सभी के मन में बड़ा आदर भाव था। वह मंत्र शक्ति से सांप, बिच्छू, विषखोपरा जैसे किसी भी जंतु का विष उतारने में सिद्ध था। कभी किसी से कुछ न मांगता, ना जल्दी बोलता, बस कुछ स्फुट सा मंत्र पाठ करता रहता। फिर भोलेनाथ के वरदानी को कौन ना पूजे भला। तब तक किसी ने खबर कर दी। लंबे लंबे डग भरता नंदन दौड़ा चला आ रहा था। गैरिक वस्त्रधारी क्षीणकाया पर लंबे केश और दाढ़ी से झांकते उद्दीप्त नयन देख सबने रास्ता छोड़ दिया। जहां मुख में तुलसी दल धरने की बेला जान पड़ती थी, तहां अब पीड़ित के कानों में पीपल के पत्ते की डंडी अटकाकर अभिचार शुरू हुआ। लगभग आधे घंटे बाद सबने देखा, काला पड़ता मुख गुलाबी होने लगा था। बड़की माई की चेतना लौटी। नंदन के निर्देश अनुसार उन्हें 3 घड़ा जल से 3 बार नहलाकर गर्म दूध पिलाया गया। सब मुक्तकंठ से नंदन का यशगान करते चौधराइन के अहाते से लौटे। ये सारा उपक्रम पूरा होने के घड़ी भर बाद चौधराइन को ख्याल आया कि नंदन को दक्षिणा देना तो भूल ही गई। बाहर झांका तो देखा वो अब तक नीम तले बैठा अस्फुट मंत्र पाठ करता कौड़ियां गिन रहा था। चौधराइन थाल भर अनाज और 101 रुपये नकद लेकर नीम तले पहुंची। झोली में दक्षिणा भरते हुए भी नंदन का मंत्र पाठ जारी रहा। कौतूहलवश वे पूछ बैठी, ये आप क्या फुसफुसाते रहते हैं बाबा? नंदन बोला, साबर मंत्र है। चौधराइन का कौतुक जागा, ये कैसे मंत्र होते हैं? ठंडे स्वर में नंदन ने जवाब दिया, इन मंत्रों की शक्ति से संसार का कोई कार्य असाध्य नहीं। कुछ देर सोचकर चौधराइन अटकते हुए बोली, क्या आप कोई सिद्ध वशीकरण मंत्र जानते हैं? नंदन की आंखें चमक उठी। 8 रोज बाद दिवाली की रात चौधराइन अपने कमरे की सूनी छज्जी पर पर्दा डाल गोबर लीपकर सिंदूर सुपारी सजा बैठी और लाल चंदन की माला से जाप शुरू हुआ। जंगल की जोगनी पाताल के नाग, चौधरी जी को वश कर ले आओ हमारे पास। अब 7 मंत्र सिद्ध करूं, धूप करूं दीप करूं, जो तू ना करे काम तो नैना जोगन की दुहाई। चौधरी जी अगले 5 बरस न लौटे। लेकिन उस दिवाली के कुछ दिन बाद ननको फुआ ने दबी जुबान में राजश्री से कहा कि उन्होंने चौधराइन अय्या के कमरे से अजीब से मंत्रोच्चार की आवाज सुनी थी। चौधराइन का जन्मस्थान बंगाल में होना यहाँ खूब काम आया। जल्द ही गांव की महिला मंडलियों में नमक मिर्च के साथ ये बात फैलने लगी। बात बड़ी तो कुछ झूठे चश्मदीद भी निकले, जिन्होंने चौधराइन को पूरबडीह के शमशान में नग्न हो अनुष्ठान करते देखा था। गांव में चौधराइन के प्रति संशय का माहौल बनने लगा। बाल मंडली में जाने पर घर लौटते ही बच्चों की शामत तय थी। यहाँ तक फिर भी गनीमत थी, लेकिन एक दिन हमारे गांव में कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना तक न की थी। अगला भाग देखने के लिए इस कार्ड पर क्लिक कीजिए। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।